नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव रात 10 बजे आप सबके बीच। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय महिला रोग श्रृंखला चल रही है और आज मैं रात 10 बजे अपने क्लास नंबर 201 पर आप सबसे मिल रहा हूं। स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। आज हमारे पूर्व घोषित प्रोलैप्स यूटेरस पर हमें चर्चा करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग महिलाओं में लगभग 7% पूरे विश्व में देखा गया है और इस रोग से महिलाएं जो पीड़ित होती हैं उनमें जो दशा होती है, जो कंडीशन होती है, उसमें यूटेरस का वैजाइना से बाहर निकल आना या वैजाइना तक आ जाना अर्थात सर्विक्स का वैजाइनल ट्रैक तक लटक जाना, ये तीनों कंडीशंस होती हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी रोग विशेष की चिकित्सा प्रणाली नहीं है। मैंने आप सबसे, पूरे देशवासियों से इस बात की बार बार तस्दीक की है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वास्तव में अंगवार मेडिसिन है। हम अंगों को होम्योस्टैटिसिस में लाते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब कोई भी अंग अपने निर्धारित लेवल से अपने कार्य क्षमता को कम या ज़्यादा कर देता है या उस अंग में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है जिससे अंग अपने निर्धारित कार्य को करने से रुकता है या उसमें बाधा आती है, तो उसे हम रोग की परिभाषा में लेते हैं। वो अंग हमारे शरीर की त्वचा भी हो सकती है, हमारे सिर के बाल भी हो सकते हैं, हमारी नाक भी हो सकती है, हमारे आहार नाल के अंदर का कोई भाग हो सकता है या हमारे जेनिटल पार्ट्स हो सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर प्रकृति द्वारा बनाए गए हर कोशिका से लेकर के ऊतक तक, ऊतक से लेकर के अंग तक और अंग से लेकर के शरीर तक, अर्थात किसी भी भाग में जहाँ पर लिम्फ और ब्लड में कोई भी अस्थायी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है या उस तरह के परिवर्तन की आने की संभावनाएं दिख रही हैं, हम वहाँ पे उसको रोग में कन्वर्ट मान लेते हैं। अब इस कंडीशन में जो कच्ची उम्र की लड़कियां होती हैं, जैसा पहले बाल विवाह की बहुत ज़्यादा प्रथा प्रचलित थी, वो कच्ची उम्र मानी जाती है। जब कोई भी महिला अपरिपक्व अवस्था में माँ बनती है, विशेष परिस्थितियों में माँ बनती है अपरिपक्व अवस्था में, इसका अर्थ ये हो सकता है इमैच्योर एज, जो लगभग 15 से लेकर के 18 वर्ष के बीच की एक समय सीमा है। अगर इस दौरान कोई महिला माँ बनती है तो डिलीवरी के बाद चूँकि पूरा का पूरा गर्भाशय अभी मैच्योर नहीं हो पाता उम्र के आधार पे और उसमें बच्चे का गर्भधारण हो जाता है, बच्चा सामान्य रूप से पैदा भी हो जाता है, लेकिन पैदा होने के बाद गर्भाशय की दीवारों के आसपास की लटकन बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर के कारण वहाँ के आसपास की दीवारें जिस अम्बिलिकल रीजन में वो लटका होता है, जहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा तो बाहर आ जाता है लेकिन यूटेरस के आसपास की जो त्वचा होती है, जो टिश्यू फाइबर्स होते हैं, उनमें ढिलाव आ जाता है और वो बाहर की ओर खिसक जाते हैं, अपने निर्धारित स्थान से नीचे की ओर आ जाते हैं। तो सर्विक्स के नीचे की ओर झुकने से महिलाओं को पेड़ों में भारीपन लगता है, उलझन होती है और कभी कभी यूरिन पास करते समय या टॉयलेट जाते समय प्रेशर पड़ने पे सर्विक्स का नीचे की ओर बैठ जाना, ये भी देखा गया है। कई महिलाओं में लगभग
2% महिलाओं में ये देखा गया है कि इस तरह के रोग वाली 2% महिलाओं में सर्विक्स सहित पूरा का पूरा वाजाइनल चैम्बर की तरफ बाहर दिखाई पड़ता है, उसका पूरा सर्विक्स का माउथ ही बाहर की ओर दिखाई पड़ता है। अब ये एबनॉर्मलिटीज, अगर इस तरह की एबनॉर्मलिटीज होती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूरिन ब्लैडर का और रेक्टम का समय समय पर खाली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यूटेरस नीचे की ओर दबता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है या जो मूत्राशय होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और मूत्राशय की झिल्ली के फटने के चांसेस होते हैं। इस नाते आम तौर पर इस तरह के रोग अगर महिला में उत्पन्न हुए हैं या उसको इस तरह के रोग की लक्षण लग रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मूत्राशय में भरे हुए मूत्र को या यूरिन को समय समय पर जल्दी पास करना जरूरी है। मल पदार्थों का भी रेक्टम में भरा नहीं होना चाहिए, उसका भी खाली होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिकॉशन बरतने होंगे। मांसपेशियों की जो कसावट होती है वो फिर कुछ समय बाद ढीली पड़ जाती है। विशेष प्रकार ऐसे समय में बच्चे के जन्म के बाद उसको वापस अपने स्थान पे लाने के लिए मालिश की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन यह है कि किसी अच्छे गायनिक से दिखा करके यूटेरस को वापस अपने स्थान पे दबा करके और वहाँ पे कुछ बैरियर लगा करके उसको नीचे की ओर आने से रोकना होगा। अगर कभी कभी ये मीनोपाज के बाद भी दिखाई पड़ता है, प्रौढ़ महिलाओं में भी ऐसा होता है। अब ये उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जो डिलीवरी के तुरंत बाद शारीरिक श्रम ज़्यादा करने लगती है, घरेलू काम ज़्यादा तेज होता है, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, भार को लेकर के चलना, भरी बाल्टी को पानी को लेकर के हाथ में चलना, इन सब घटनाओं से ऐसी नवयुवतियों को या जो कच्ची उम्र की महिलाएं हैं जिनमें न्यू डिलीवरी चांसेस हुए हैं, उनको डिलीवरी के बाद इस तरह के भारी कामों से करने के लिए अपने आप को कम से कम 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक, 10 महीने तक अपने आप को बचाना होगा। क्योंकि पहले तो ये कम होता है लेकिन बाद में ये बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत ही गंभीर बीमारी की ओर फिर चला जाता है और फिर हम इस पर असहाय हो जाते हैं चिकित्सा कार्य करने में। फिर गायनिक्स के पास फिर एक ही इलाज होता है कि या तो इसको हटा दिया जाए और या तो फिर इसके जीवन भर दवा लेते रहना पड़ता है। आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कष्ट इस दौरान होते हैं महिलाओं को, ये बहुत ही कष्टप्रद होता है और ये महिलाएं आपस में बयां नहीं कर पाती हैं और जब केस बिगड़ जाता है तब वो चिकित्सक के पास पहुंचती हैं। जब जरा भी इसमें संदेह हो कि उनका गर्भाशय नीचे की ओर खिसक रहा है, पेड़ूपन में डिलीवरी के बाद भारीपन लग रहा है, पेशाब करने में उनको दिक्कत आ रही है, तो तत्काल अपने किसी नज़दीकी लेडी गायनिक्स की विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ से मिल करके इसका निदान कर लेना चाहिए। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोपैथी में चिकित्सा की बात है, हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में पिछले 1.5 वर्षों में, जहाँ तक ऑन रिकॉर्ड मेरे पास जो आप सबके नंबर हैं, महिला चिकित्सकों की कमी नहीं है और अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। लगभग हर प्रांत से निकल के महिलाएं इलेक्ट्रोहोपैथी में चिकित्सा क्षेत्र में आगे आई हैं। तो उन सब के लिए मैं ऐसे रोगियों की दवा बता रहा हूं, आप कृपया उसको नोट करें। हम इस प्रकार के रोगी को पहले तो हमारे 2 फार्मूले हैं। पेड़ों पर जब लटकन आएगी या भारीपन आएगा तो फिर वहाँ पे दर्द भी होगा, ऐंठन भी होगी, अजीब सी घबराहट भी होगी, बेचैनी भी होगी। इस घबराहट बेचैनी को रोकने के लिए हम सबसे पहले यस1, C1 और आरी का चुनाव करेंगे। यस1, C1 और आरी का चुनाव। यस1, C1 और आरी के चुनाव को करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यस1 किसी भी इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, आत्मिक शक्ति देगा, आपके शरीर के हर कोशिकाओं को, ऊतकों को मजबूती प्रदान करेगा। C1 चूँकि ओवरी और यूटेरस से संबंधित महिलाओं की विशेष औषधि है, इस नाते ये यूटेरस को अपने पूर्व अवस्था में जाने के लिए एक तरीके से अपना प्रयास करेगी और आरी उसमें मदद करेगी कि C1 के कार्यों में बढ़ोतरी कर दी जाए।
और इन तीनों दवाओं की यानी S1, C1 और RE जब आप ये एक साथ देते हैं और इसकी 20-20 खुराक 20-20 ड्रॉप 30 ml के डिस्टिल वाटर में मिला करके देने से रोगी को कहिए कि अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है तो 30-30 बूंद, और अगर कंडीशन आपको ज़्यादा गंभीर दिखती है तो आप 40 से 50 बूंद भी रोगी को लगभग दिन में 4 बार दे सकते हैं। दूसरी दवा इसके साथ आपको देनी है C7 और BE। C7 BE इसकी 10-10 ड्रॉप उसी दवा के 15 मिनट के अंतराल पे आपको देना है। हम चूँकि इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है, सर्विक्स पर घाव भी हो सकता है, सर्विक्स से स्राव भी हो सकता है, गर्भाशय का लटक जाने पर गर्भाशय के अंदर की मांसपेशियों में खिंचाव होगा तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ ब्लड या कुछ पस की टेंडेंसी भी बन रही हो या सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, वाइट डिस्चार्जेस ज़्यादा हो रहे हो, तो ऐसी दशा में हमको इसको रोकने के लिए भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। हम यहाँ पर चूँकि पस टेंडेंसी को रोकने के लिए हमको जी का प्रयोग करना पड़ता है। जी के लिए मैंने आपको बताया कि शरीर में कहीं भी जहाँ पर पस बनने की संभावना आपको नज़र आती हो वहाँ पे आप हर हाल में जी को याद करेंगे। तो जब इस तरीके की कंडीशन आपको दिखती है कि महिला ये बताती है कि हमको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या उस पार्ट से उसको बदबू लग रही है और पेन ज़्यादा हो रहा है, तो आमतौर से तो आप अल्ट्रासाउंड भी उसका करवा लीजिए, उसका TLC DLC भी चेक करा लीजिए, यूरिन टेस्ट भी करवा लीजिए। सारे रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके सर्विक्स में घाव है या घाव के कारण ये कोई पस बन रहा है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे आप L3 S10 और C7 प्लस BE और G, L3 S10 C7 BE और G, ये सुबह दोपहर शाम 3 बार 40-40 बूंद आपको देना है। साफ सफाई महिलाओं को रखना है, नहाते समय सफाई का ध्यान रखना है और आराम बहुत करना है। बोझ वाले काम नहीं करने हैं, शारीरिक श्रम वाले काम नहीं करने हैं, बोझ नहीं उठाना है, सिर्फ डेली रूटीन के काम आपको करने हैं और आराम आपको करना है। पैर को ऊंचा करके सोना है, सिराने को नीचा करके सोना है, कमर के नीचे थोड़ा झुकाव होना चाहिए, आपका कमर के नीचे का भाग यानी आपके जांघों का जो पोर्शन है उसको उठा होना चाहिए सोते समय और पैर के सिरहाने की तरफ ऊंचा होना चाहिए। ये प्रिकॉशन बरतने पे अगर लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक इस तरह का प्रिकॉशन बरता जाएगा और दवा निरंतर चलती रहेगी तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है और आप सब भी इसको प्रयोग करके देखें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूँकि अंगों के आधार पे हम दवा देते हैं, अंगों की कमियों के आधार पे दवा देते हैं, इस नाते हम आप सबको सलाह दे रहे हैं कि आप इस प्रकार का प्रयोग करिए और अपने रोगियों को स्वस्थ कीजिए। चूँकि आप सबकी बहुत अधिक डिमांड थी इस बात पर और इस पर हमें चर्चा भी करनी थी, तो आज के लिए बस इतना ही। चूँकि आप सब कहते हैं क्लास आपका लंबा हो जाता, तो मैंने क्लास को बहुत सीमित कर दिया है। अनावश्यक बातों को और लोगों की टिप्पणियों का जवाब देना भी मैंने आज से बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ क्लास और उसकी दवाइयों पर चर्चा होगी और संक्षिप्त में हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप मैं समाप्त करने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर मैं अपने आप को बहुत कम सक्रिय आपके लिए दिखूंगा, केवल हमारा क्लास चलेगा। क्लास का हमारा समय निर्धारित है रात 10 बजे। अभी ये रात 10 बजे हमारे 30 सितंबर तक चलेगा। 30 सितंबर के बाद जब जाड़े का सीजन आएगा तो हम इस क्लास को फिर बदलने के लिए आपको नोटिस देंगे। इस नाते व्हाट्सएप पे आप हमारे पर्सनल नंबर 9793252355 या 7905882569 पर हमसे व्यक्तिगत अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, अपने परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, रोगियों की दशा पर चर्चा कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट आपको कह दूं, आप मुझे बार बार इस बात के लिए मजबूर ना करें कि जब आप किसी रोगी की दशा हमसे चर्चा करते हैं तो रोगी की दशा चर्चा करने के पहले हमारा परामर्श शुल्क 200 रुपये आप मेरे अकाउंट में ज़रूर भेज दिया करिए। क्योंकि ये या तो आप सीनियर मानते हैं हमसे, तो आप हमसे कंसल्ट करते हैं, हमसे परामर्श लेते हैं, तो सीनियर को से परामर्श लेने के समय आप उसकी परामर्श शुल्क को जो आप सब ने निर्धारित किया है 200 रुपये, वो भेजने के बाद ही मुझसे कोई परामर्श लिया करिए। किसी रोगी की समस्या आप मेरे पास तभी भेजें जब आप उसका निर्धारित शुल्क मेरे खाते में डाल दें। वो आपको नहीं देना है, वो रोगी से लेकर के आपको देना है। रोगी से आपको ये कहना है कि मैं अपने सीनियर से कंसल्ट कर रहा हूँ, उनकी ये फीस है और उनके खाते में जाएगी तभी वो दवा बताएंगे।
आमतौर से मैं देखता हूं कि आप अपने जांच रिपोर्टें डाल देते हैं, समस्या रोगी की लिख देते हैं, कहते हैं सर इसकी दवा बताइए। फिर मैं लिखता हूं पहले रोगी से मेरा वीडियो कॉल कराइए और रोगी से पैसा भेजिए, फिर आप उसमें आनाकानी करते हैं। तो ये सब एक, हालांकि लगभग 80% हमारे डॉक्टर्स हमारे सम्मान में हमारा परामर्श शुल्क भेज भी रहे हैं, लेकिन 20% अभी मैं देख रहा हूं कि लोग काम चलाऊं काम करते हैं, और जब मैं शुल्क मांगता हूं तो फिर वो रोगी का रोग हमसे नहीं पूछते हैं, फिर वो व्हाट्सएप से हट जाते हैं। और दूसरी बात कि अभी भी आप सबके किताब की डिमांड जारी है, ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो उसके लिए जो मेरा फ़ोन पे नंबर है 9450563748, या मेरा पेटीएम नंबर है 7905882569 पर आप किसी में भी 1650 रुपये भेज करके अपना पिन कोड नंबर, एड्रेस, अपने आसपास के अपना जो पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस के पिन कोड से आप बुक अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारा क्लास चल रहा है, जो मैटर जा रहा है, वो हमारा अल्टरनेट डे जाएगा। जैसे कल गया था तो आज नहीं जाएगा। और ये क्लास जो आपको मैं दे रहा हूँ, अब ये मैं तीसरे दिन करूँगा। जैसे मैंने आज क्लास लिया है तो आपके 2 दिन अब क्लास नहीं होंगे। अब मैं आपसे क्लास अब मेरा अगला क्लास बुधवार को होगा। यानी अब आपसे मैं मिलूँगा रविवार, बुधवार और फिर इसके बाद शुक्रवार। आप फिर से नोट कर लें ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और मेरी तरफ से भी आपको नोटिस मिले या ना मिले। रविवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 3 दिन आपका क्लास फेसबुक पर चलेगा। और सोमवार, फिर इसका बृहस्पतिवार और शनिवार ये क्लास हमारे निजी चैनल, यूट्यूब चैनल पे, जो ओरिजिन एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मैंने अपना चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको दिया था, उस पर चलेगा। तो आप दोनों पर बने रहिए, हम आपको दोनों का लिंक शेयर करते रहेंगे। बस आप इतना याद रखें कि 3 दिन ही मैं हफ्ते में आपसे फेसबुक पर मिलूँगा, क्योंकि अब क्लास हमारे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आप लगभग हर रोगों के बारे में, महत्वपूर्ण रोगों के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। तो इस क्लास को मैं सीमित दायरे में ले रहा हूं, और ताकि लोगों को भी आपत्ति ना हो कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूं और आपका भी काम चले, आप हमारे लिए रात में 10 बजे परेशान ना हो। इन्हीं बातों के साथ आज अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल अब आपसे हम मिलेंगे बुधवार को।